मुझे अभी भी याद है कि मैं फर्स्ट ईयर में ही था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि कितने स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मुझे वो भी नहीं पता था। सबसे पहले मैंने सोचा थर्ड ईयर में था कि मुझे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, तो मैंने बहुत सारे टॉपर टॉक्स देखे। ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट था और जो मेंस के जीएस के स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, उनके अलावा मैंने किसी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए। जो एग्ज़ाम का नेचर है, ये आपसे ये डिमांड नहीं करता है कि आप अब बहुत कुछ पढ़ने लग जाओ या बहुत अत्यधिक पढ़ने लग जाओ। एक सीमित मात्रा में पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से, गहराई से और समझ-बूझ के पढ़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ कुमार सुशांत सर हैं, जो कि यूपीएससी सीएसई 2022 के एग्जाम में 122 रैंक के साथ सर ने सिलेक्शन लिया है। तो चलिए आज सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसी रही अभी तक की इसकी जर्नी, और जानेंगे कि प्रथम प्रयास में इन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई करते हुए किस प्रकार से 122वीं रैंक हासिल कर ली। सेल्फ स्टडी था सर का, और तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी जो होती है यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो एक बड़ा मायने रखता है। तो सर से हम पूरी जर्नी जानेंगे, सर की क्या स्ट्रैटेजी रही वो जानेंगे, और किस खास बुक लिस्ट का सर अपनी पढ़ाई के दौरान प्रयोग करते थे ये जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर वेलकम टू ऑन ड्यूटी एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर मैसिव सक्सेस। थैंक यू सो मच। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो यहीं अपने होम टाउन बीरपुर से ही की। उसके बाद मैं फॉरबिसगंज से मैंने 10th और 12th की, मिथिला पब्लिक स्कूल से 10th और विद्या मंदिर से 12th की। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था। वहाँ के रामलाल आनंद कॉलेज से मैंने अंग्रेजी में स्नातक किया है। 2021 में वो मेरा स्नातक पूरा हुआ। उसके बाद से मैं, क्योंकि कोविड काल भी था उस टाइम, तो मैं घर पे ही था, तो तभी से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की और 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, और अभी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट की घोषणा हुई है। मीडियम एंड ऑप्शनल क्या चूज किया था आपने इसके लिए? मीडियम तो क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से शुरू से ही पढ़ता आया था, तो मैं कंफर्टेबल उसमें ज़्यादा था, तो मैंने वही चूज़ किया। और ऑप्शनल खैर था तो मैं इंग्लिश ऑनर्स से, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रही थी कॉलेज में, और मुझे काफ़ी दिलचस्पी रही उस सब्जेक्ट में, तो मैंने कोशिश की कि कोविड टाइम के दौरान थोड़ी सी 2000 जब मैं थर्ड ईयर था, तो मैंने थोड़ी पॉलिटिकल साइंस की कुछ बुक्स भी पढ़ी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ऑप्शनल इसी को रखना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को अपना ऑप्शनल चुना। ओके सर, कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को अपना ऑप्शनल बनाया। इसके बाद एक और चीज़ देखा जा रहा है, कितने इस बार जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे उसमें से टॉपर्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आपने भी देखा होगा। तो ऐसा क्या है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र इतना क्यों बेहतर कर रहे हैं? अब मुझे लगता है ये आईआईटी के जैसी ही बात है, क्योंकि आईआईटी में जाते ही बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप किसी को भी अगर आर्ट्स लेना है, साइंसेस लेने हैं, तो सबका पहला प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ही होती है। तो अगर जहाँ पर सबसे अच्छे बच्चे और हाईयर परसेंटेजेस, अब तो सीयूईटी के थ्रू जिनकी पहली प्रेफरेंस अगर डीयू हो, तो ये सभी को पता है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो उसी यूनिवर्सिटी से हैं। और डीयू इन इटसेल्फ 80 कॉलेज है शायद, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी बहुत हैं, तो ये वास्तविक सी बात है कि जब आप किसी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का जो फर्स्ट ऑप्शन हो, और उसमें भी इतनी डाइवर्सिटी हो, इतनी कॉलेजेस हो, तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी का नाम तो हमेशा रहेगा ही। ओके, तो सर आपने जो ये पहला अटेम्प्ट में ऐसा कर दिखाया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मन पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपको तैयार किया जाता है, बचपन से ही सपने दिखाए जाते हैं। हालांकि हमारे बिहार में कहे जाते हैं कि आज अगर कोई आशीर्वाद भी देता है तो कहा जाता है कलेक्टर बन जाओ। तो कहीं ना कहीं इस टाइप से तैयार किया जाता है हमारे परिवेश में छात्रों को। तो क्या आपका शुरू से एक ही फोकस था कि हमें यूपीएससी क्रैक करनी है, या फिर आपका प्लान भी कोई था? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें लोग कहते हैं कि मैं बचपन में से ही मुझे लगा कि ये बने। मुझे लगता है ये बहुत, इसमें सच्चाई होती नहीं है। आप उस टाइम बचपन में आपको पता भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम एक्चुअली है क्या। मेरे आस-पास भी सभी कहते थे यूपीएससी होती है, मैं भी जानता था यूपीएससी, और मुझे अभी भी याद है कि मैं फर्स्ट ईयर में ही था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि कितने स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मुझे वो भी नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं यूपीएससी करना है मुझे ऐसा। तो मुझे लगता है जब आपका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आता है, जैसे ग्रेजुएशन मेरी पूरी हुई, तो आप एम्प्लॉयमेंट तो ढूँढते ही ढूँढते हो। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, क्योंकि कॉर्पोरेट पैकेजेस तो मुझे बीए इंग्लिश से मुश्किल से ही किसी को मिलती है, और उसके तो या तो मैं मास्टर्स करूँ या मैं सिविल सर्विसेज करूँ। ये मेरे लिए जो 2 सही ऑप्शंस लगे। तो मुझे लगता है जब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप मेरा था
तब मुझे लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। तो सर कहीं न कहीं आपने जो सेल्फ स्टडी से इस चीज़ को किया और घर पर रहते हुए आपने अंजाम दिया इतने बड़े एग्ज़ाम को, तो इसके लिए आपके रिसोर्सेज़ क्या-क्या थे? आपने क्या ऑनलाइन कोचिंग लिए थे या फिर ऑनलाइन से हटकर आपने ऑफ़लाइन में ही ट्राई किया था? नहीं, ऑफ़लाइन कोचिंग के बारे में मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे ये नहीं करनी थी, क्योंकि मैं क्लास में भी 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में बोर हो जाता था और किताबों से मुझे ज़्यादा समझ में आता था और क्लासों में थोड़ी झपकी लगने लग जाती थी मुझे। तो मैंने सोचा कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, उसको बैक करना चाहिए, तो मुझे किताबों से बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफ़लाइन तो मैं नहीं जाऊँगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की भी बात थी, तो मुझे लगा कि जो एग्ज़ाम का नेचर है, ये आपसे ये डिमांड नहीं करता है कि आप बहुत कुछ पढ़ने लग जाओ या बहुत अत्यधिक पढ़ने लग जाओ। एक सीमित मात्रा में पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से गहराई से और समझ-बूझ के पढ़ो। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन में बस जो डेली करंट अफ़ेयर्स होती थी, उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ होती थी, टेस्ट सीरीज़ में मैंने बहुत रिलाई किया, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए भी मैंने काफ़ी मॉक्स दिए। तो मैं टेस्ट सीरीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस मेरे लिए टेस्ट लगाना था, वो मैंने उसको यूज़ किया। उसके अलावा जो प्रिपरेशन होती है एज़ सच, वो मैंने खुद से ही की। यूपीएससी एग्ज़ाम का सबसे बड़ा सिरदर्द करंट अफ़ेयर्स होता है। करंट अफ़ेयर्स को आपने कैसे कवर किया था? उसके लिए आपके क्या-क्या रिसोर्सेज़ थे? क्या-क्या वेबसाइट आपने यूज़ किए? क्या यूट्यूब चैनल फ़ॉलो किया था? कोई पेड कोर्सेज़ ले रखे थे आपने? इसमें तो ये जो एक कथन है कि लेस इज़ मोर, ये करंट अफ़ेयर्स के लिए बिल्कुल सटीक साबित होता है। क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो टेलीग्राम पे आपको इतने मिल जाएँगे, 100 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने करंट अफ़ेयर्स डालते हैं, तो आप वहाँ पे फँस सकते हो। आपको लगेगा, मेरे लिए भी शुरुआती 3-4 महीनों में बहुत मुश्किल होता था। मंथली करंट अफ़ेयर्स होती थी, तो उसकी लैंग्वेज इतनी टफ़ लगती थी कि बहुत कुछ समझ ही नहीं आता था। तो लगता था कि ये कैसे किया जाए? फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही नोट्स बनाने लग जाऊँ, तो वो क्योंकि मैं नोट्स बनाने में बहुत अच्छा था नहीं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं सही से कर पा रहा हूँ। तो मैंने अंततः सोचा कि जो सबसे आसान रास्ता हो उसे चुनें। तो सबसे मेजर रिसोर्स तो न्यूज़पेपर ही होता है करंट अफ़ेयर्स का। तो उससे मैं क्या करता था, जैसे विक्रम ग्रेवाल टॉपर रहे हैं 2018 में यूपीएससी के। तो उन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी स्टैट्स होते हैं, डेटा पॉइंट होते हैं, इंडिया की रैंकिंग्स होती है, कोई कमिटीज़ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, वो जितनी थी वो उन्होंने न्यूज़पेपर से नोट डाउन कर लेते थे। तो मैंने भी वही किया और एक्चुअली वो बहुत मददगार साबित हुई मेंस के लिए और प्री के लिए और एंटायर करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता था, उसके नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स जो आती थी, जो विजन आईएएस की मैंने यूज़ की थी, वो मैंने बार बार उसको रिवाइज़ करता था, उन टॉपिक्स को बार बार देखता था, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करता था। और मैं ये था कि उसी कंटेंट को 4 बार 5 बार 6 बार जितनी मल्टीपल रिवीजन्स हो सके उसकी की जाए। तो न्यूज़पेपर और मंथली करंट अफेयर्स थी और डेली करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ता था, उसके भी नोट्स नहीं बनाता था। वो मैंने शुरुआती 1 साल में इनसाइट्स आईएएस की और फिर उसके बाद दृष्टि की भी की। जब मैं प्री के बाद जब मैं आया तो मैंने दृष्टि आईएएस की। ओके। सर अगर कोई इंटरव्यू अभी देखने के लिए आ रहा है तो सबसे ज़्यादा फ्रेशर स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि जो भी तैयारी में लग चुके हैं उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल चुका है, अपने रास्ते पर चल चुके हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अपनी वो शुरुआती स्ट्रैटेजी किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि जब आप रास्ते पर चले जाते हो उसके बाद दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये होती है कि आप शुरू में किस बुक को फॉलो करें, किस रिसोर्सेज को फॉलो करें और आपकी क्या खास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको प्लान से भटकने ना दे। तो आपने जब शुरुआत की थी उस दौरान आपकी क्या खास स्ट्रैटेजी रही थी कि हमें बस इतने ही रिसोर्सेज को लेकर चलने हैं या फिर अपने रिसोर्सेज को वाइडर करने हैं? तो इन सब चीज़ के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की? सबसे पहले मैंने सोचा थर्ड ईयर में था कि मुझे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, तो मैंने बहुत सारे टॉपर टॉक्स देखे, क्योंकि मुझे लगता है इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विस अगर एग्ज़ाम का हो तो बेहतर है कि आप टॉपर टॉक्स ही देखिए। मैंने 50-60 भी देखे होंगे, क्योंकि वो 1 साल का टाइम था, तो मैं बहुत टाइम मेरे पास रहता था, तो मैं आसानी से देख पाता था। तो उससे आपको आइडिया तो लग जाएगा कि क्या करना है, किस एग्ज़ाम में क्या-क्या होते हैं और बेसिक रिसोर्सेज़ तो आप वहाँ पे जान ही लोगे, क्योंकि कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ अलग रिसोर्सेज़ यूज़ करता है। सारे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस ही पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, नहीं तो बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं होंगे। तो इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अलग सा रिसोर्स कोई था। तो वो मुझे पता उस वहीं से चला कि ऐसा। और रही बात करंट अफेयर्स की भी, तो वहाँ भी बहुतों ने बहुत तरीके से ट्राई किया। कोई न्यूज़पेपर से भी नोट्स बनाता था, कोई डेली करंट अफेयर्स का नोट्स बनाता था और कोई मंथली से भी रिवीजन करता था। तो मेरा इसमें ये कहना है कि आप जब भी टॉपर टॉक्स कम से कम 40-50 देख चुके होंगे, तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा आपको प्लान क्या करना है, कितने नंबर ऑफ रिविजन्स लगेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप जब वो करते चलोगे क्लैरिटी आएगी,
लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि जब आप एक प्लान बनाओगे अपने 1 साल के लिए कि मुझे ये करना है, तो आपको बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस में रहने दो। अगर थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन जो आपको करनी है, तो जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, एक्सपीरियंस आएगा, हो सकता है आप लक्ष्मीकांत के लिए 2 हफ़्ते दो पहले अपने रिवीजन के लिए, नहीं हो सकता आपको 3 हफ़्ते लग जाएँ। जैसे एनवायरनमेंट थी, एनवायरनमेंट मुझे मतलब पहले बहुत पसंद नहीं थी वो सब्जेक्ट, लेकिन जब मैंने पहली रीडिंग की तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसमें, तो मैंने जितना टाइम दिया उससे वो थोड़ा-सा ज़्यादा वो टाइम ले रहा था। तो अगली बार मैंने एडजस्ट किया कि एनवायरनमेंट में मुझे टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो पहले आप टॉपर टॉक्स देखिए, एक आप बहुत अच्छा एक आप खुद से प्रोटोटाइप बना लोगे 1 साल का, और जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए और अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई भी करिए। सर कहीं न कहीं एनसीईआरटी एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में तो और भी इसका बड़ा रोल होता है। तो क्या आपने एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया था या फिर एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल होता है इस एग्ज़ाम में? बहुत बड़ा रोल बिल्कुल होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो जनरलिस्ट की एग्ज़ाम है। आप जनरल चीज़ें टॉपिक्स पढ़ते हो, आपको डेप्थ में नहीं रहती है, तो आपको सभी चीज़ें जाननी होगी लेकिन थोड़ी-थोड़ी। तो उसके लिए तो एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स हो भी नहीं सकता है। और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रीलिम्स आप देखो या मेंस देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मुझे लगता है जिस तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में और बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली तैयार की गई है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल आसान होगी। और मैंने तो जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत लोग रिसोर्सेज अलग-अलग यूज़ करते हैं, मैंने एनसीईआरटी पे ही रिलाई किया, उसके साथ करंट अफेयर्स का उस पे एडिशन किया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी रहा और काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया। तो मुझे लगता है बहुत, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर सोर्सेज़ में है किसी का, तो वो एनसीईआरटी का ही है। ओके। सर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो इसके बाद लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, पता नहीं अगर यूपीएससी में आते हो तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बुक में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप सर कैसे नोट्स तैयार करते थे? नोट्स किन चीज़ों का तैयार करना चाहिए? क्योंकि इतने भास्ट सिलेबस का नोट्स तैयार करना इतना आसान होता नहीं, तो नोट्स किन चीज़ों का तैयार करना चाहिए? देखिए, नोट्स बनाना तो मेरे से पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पता ही नहीं है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की थी शुरुआत में, लेकिन मुझे लगा नोट्स मेरे बस की बात तो है नहीं। तो मैंने ऑप्शनल जो मेरा सब्जेक्ट था और जो मेंस के जीएस के स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, उनके अलावा मैंने किसी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए। मैंने बुक्स की, बार-बार रिवीजन की, और और मेरा ये भी मानना है कि अगर जब 8-9 बार आप किसी किताब, मैंने जैसे मतलब हर किताब ऑलमोस्ट 10 बार कंप्लीटली पढ़ी हुई थी, और वो पॉसिबल है 1 डेढ़ साल में, तो बिल्कुल है। अगर आप 10 बार किसी बुक को पढ़ते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज़ चूकोगे उसको एग्ज़ाम में लिखने से। तो अगर आप नोट्स बनाना नहीं, अगर आपको आपको आता है, तब तो आप बना सकते हो, आपकी अपनी एक तरीके से आप बनाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है, तो आप चिंता मत करिए, 8-9 बार जब आप पढ़ोगे तो गारंटीड है। जैसे मेरे 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वो बहुत वो उसमें बहुत रटना पड़ता है। तो 12th में ही मुझे लगी थी ये कैसे होगा, लेकिन मैंने 8 बार वो बुक पढ़ी थी, तो मेरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ही सबसे ज़्यादा सही हुए थे। तो वहाँ से तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं 8-9 बार अगर किताब पढ़ूँगा तो मैं भूलूँगा उससे तो कुछ नहीं। तो सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या खास स्ट्रैटेजी होती थी? टेस्ट्स, मुझे लगता है टेस्ट्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। मैंने अराउंड 75 टेस्ट लगाए होंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना, क्योंकि नॉलेज एक चीज़ की होनी, और उसको मतलब क्योंकि पज़ल कर दिया जाता है आपको कि ये ऑप्शन यहाँ, ये ऑप्शन वहाँ, तो टेस्ट से आप जितना वो जानोगे और समझोगे कहाँ गलती हो रही है। करंट अफेयर्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो अगर आप टेस्ट अच्छे से लगाओगे, पहले तो बेसिक है कि आप अपने रिसोर्सेज 1-2 बार 3 बार रिवाइज़ करो, उसके बाद लेकिन टेस्ट पे रहो, उसको रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो कि कहाँ गलती हो रही है, अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो मुझे लगता है टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स के टाइम में। तो आपका रिवीजन का साइकिल किस प्रकार का होता था? मेरा ऐसा होता था कि मैं एक सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ता था, और मैं चाहे उसको अच्छे से ख़त्म करके और मेरा ये था कि कम से कम 5 रिवीजन्स तो प्री से पहले होनी चाहिए। तो मैंने उसको भी एक्सीड कर दिया था। मेरे 6 से, अब एग्ज़ैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन 6-7 तो कम से कम लगाए ही होंगे उन सारे बुक्स के। और जब टेस्ट मैं देने लगा, तो मैं देखता था कि जो मेरे रिसोर्सेज से गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, वो गलत ना हो। तो कहीं न कहीं आप अगर टेस्ट लगाते थे तो उस दौरान उस चीज़ का वैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं न कहीं ज़रूरी होता है कि आप मेंस एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हो। चलिए, तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? अब मुझे लगता है बेसिक जो नॉलेज होती है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बराबर ही होती है। तो आप तो वो एक सब इनिशियल तो 5-6 महीने आप एक साथ ही तैयारी करो, फिर जब 4-5 महीने बचे तब आप प्रीलिम्स के लिए अलग से लगो।
और मेंस के लिए भी वही है, रिसोर्सेज आपके वही हैं, बस आपको करंट अफेयर्स थोड़ी अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा और रिसोर्सेज वही, और जो छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं उनको कवर करना होगा। तो वो चिंता मत कीजिए कि प्रीलिम्स के लिए मुझे अलग करना, मेंस के लिए अलग। आप बेसिक रिसोर्सेज वही है, बेसिक नॉलेज वही है, उसको कंसोलिडेटेड एक बार बस नॉलेज अच्छे से समझो 5-6 महीने। जब प्रीलिम्स नज़दीक आए तो उसकी तैयारी करो, फिर प्रीलिम्स आपका निकल जाए तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच मेंस की करो, फिर इंटरव्यू की। आंसर राइटिंग आपने घर से कर ली थी या फिर इसके लिए कोई मदद लिया था? नहीं, मैंने घर से, मैंने एक प्रिंटर खरीदी थी, तो वहाँ से मैं प्रिंट करके स्कैन करके डालता था, तो वो वहाँ से चेक करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपलोड करते थे। तो आपका शेड्यूल क्या होता था? शेड्यूल मेरा 3 घंटे का 3 शिफ्ट होता था मेरा। एक सुबह 9 से 12 का, एक दोपहर 2 से 5 का और एक शाम में 7 से 10 का। लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होता था कि मैं 9 घंटे तो एग्जैक्ट नहीं दे पाता था, 8 घंटे तक ही बहुत दिन रुक जाता था। लेकिन प्री और मेंस के बीच क्योंकि आपको कवर बहुत करना रहता था, टेस्ट लगाने पड़ते थे, तो टाइम तो बहुत कम मिलता था। तो उस टाइम में 10:30 से 11 घंटे में लगाता था। लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80% टाइम में 8 घंटे से ऊपर मुझे नहीं लगता मैंने पढ़ाई की होगी। तो मेरा शेड्यूल 9 का रहता था, लेकिन कभी वो टारगेट पूरा हो ही नहीं पाता था। अच्छा, इसमें यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में घंटे मैटर्स करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे बोला कि कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। आप फोकस ये मत लगाओ कि ये क्वांटिटी कैसी जा रही है, क्वालिटी। आप क्वांटिटी में 9 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप कहीं और हो, मेंटली हो नहीं मौजूद। और क्वालिटेटिवली अगर 5 घंटे भी पढ़ते हो तो वो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मुझे लगता है कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे। टेस्ट्स में भी अगर आप 75 टेस्ट लगा रहे हो, आपने रिवीजन एक की भी नहीं की, एनालाइज नहीं किया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, तो फिर उन 75 टेस्ट का कोई मतलब नहीं। आपने 20 टेस्ट लगाए हैं, लेकिन उसको एनालाइज किया है और इम्प्रूव करते गए हो आप, तो उसका बहुत महत्व है। तो यूपीएससी में हमेशा ध्यान रखिए कि क्वालिटी सुपरसीड्स क्वांटिटी, तो क्वालिटी पे फोकस करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।